हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज इस एपी का एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, डिस्कस करेंगे बढ़िया से, उसके बाद प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं, पहले थोड़ी सी बेसिक पर गपशप कर लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एपी का 3 टर्म्स को लो, एपी का 3 टर्म्स को लो। तो सवाल अपने आप में ये बनता है कि एपी का कौन सा 3 टर्म ले। बीच का 3 टर्म भी हो सकता है, शुरुआत का 3 टर्म भी हो सकता है, या पूरे ओवरऑल एपी का जो फॉर्म है उसमें से कोई भी 3 टर्म बोला जा सकता है। तो हम जनरली कौन सा 3 टर्म चूज़ करें, मतलब कौन सा चूज़ करें, कौन सा कैसे चूज़ करें। तो सबसे पहला अगर 3 टर्म चूज़ करने के लिए बोलेगा तो पहले क्या करेंगे, तो पहले हमारा मकसद सुन लीजिए कि मकसद क्या करना है। जैसे मकसद है कि जो भी यहाँ पर डी एक वेरिएबल यूज़ होगा वो डी एक दूसरे को नलीफाई करना चाहिए, एक दूसरे को ख़त्म करना चाहिए। जैसे 3 टर्म अगर बोला जाए तो अगर 3 टर्म बोला जाए तो आप ये बताइए कि मिडिल टर्म क्या होगा। तो मिडिल टर्म को बिठाने का तरीका ये है कि आप मिडिल टर्म बिठा दीजिए ए। और ऑब्वियसली मिडिल टर्म जब ए ले ले तो इसके बाद एक टर्म आएगा, इससे पहले एक टर्म आएगा, और इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है लेना पड़ता है वो डी लेना पड़ता है, ताकि हमारा जो मकसद है कि वो डी एक दूसरे को नलीफाई कर जाए। तो इसके बाद अगर हम ए प्लस डी ले लें और इससे पहले ए माइनस डी ले लें तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। जैसे कि डी एक दूसरे को नलीफाई करना हो रहा है। जैसे अगर हम तीनों को जोड़ दें तो डी और डी कैंसिल्स आउट हो जाएगा, ए प्लस ए 3 हो जाएगा, और इस केस में कॉमन डिफरेंस जो है डी का हो जाएगा। जैसे यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो डी का गैप हो रहा है। अगर 4 टर्म बोला जाए तो 4 टर्म बोला जाए तो जैसे कि देखिए ज़रा, जैसे कि आपको ये बोला जाए कि ये 4 टर्म है, ये 4 टर्म में आप मिडिल टर्म किसको बोलेंगे। अगर मिडिल टर्म आप इसको बोल रहे हैं तो आप इसको नहीं बोल सकते मिडिल टर्म, ये गुस्सा जाएगा। क्या है इसको मिडिल टर्म काहे नहीं बोले। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म इन दोनों को लेना पड़ता है, मिडिल टर्म इन दोनों को लेना पड़ता है। इसमें क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर 4 टर्म है तो इन दोनों के मिडिल टर्म हम बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे तो भैया इधर से दूसरा नंबर बोलेगा, अच्छा इधर भी तो दूसरा नंबर पे है, तो ये गुस्से आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिडिल टर्म 2 टर्म को चूज़ करना पड़ेगा इसमें। तो मिडिल टर्म 2 चूज, इसका मतलब 4 मिडिल टर्म 2 होगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म को बिठा लीजिए, उसके बाद जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे अगर मिडिल टर्म ए माइनस डी होता है इस केस में और ए प्लस डी होता है इस केस में। जरा ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म 2 हो गया तो इसका मतलब इस केस में 4 नंबर ऑफ टर्म्स होगा। 4 नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो गैप कितना का हो गया यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं जब, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, जैसे घटाइएगा अगर आप तो देखिए प्लस 2d का गैप हो रहा है, क्योंकि घटाइएगा जब a प्लस डी माइनस ए माइनस डी, ए और ए कैंसिल्स आउट हो जाएगा, d प्लस डी प्लस 2d का हो जाएगा। तो यानी सिंपली यहाँ जो गैप हो रहा है वो 2d का हो रहा है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोला गया है ये इवन है। तो यानी कि इवन के केस में जो कॉमन डिफरेंस लेना पड़ता है हमको कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए कि ए कॉमन डिफरेंस इज डी, जो है डी वेरिएबल जो है वो एक दूसरे को खा जाए। तो कॉमन डिफरेंस है इस केस में 2d होता है। तो इसके बाद एक टर्म होगा, इससे पहले एक टर्म होगा, क्योंकि ये दोनों मिडिल टर्म है तो इसके बाद एक टर्म होगा। तो इसका मतलब है कि a प्लस 2d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, और इससे पहले आएंगे अगर तो ये 2d घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इससे पहले हो जाएगा 2d अगर माइनस कीजिएगा अगर आप तो ये हो जाएगा a माइनस 3d। अब जरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, d एक दूसरे को खा रहा है क्या, देखते हैं। देखिए 3d और 3d कैंसिल्स आउट हो जाएगा एक दूसरे से, d और d कैंसिल्स आउट हो जाएगा, यानी कि जोड़ करके एड्स अप टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 5 जो कि ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी किसी एपी में ओड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इसको कैसे देखेंगे, इसमें भी जो मिडिल टर्म होगा पहले की तरह होगा, मिडिल टर्म होगा a और कॉमन डिफरेंस d की तरह होगा। अब 5 है तो इसका मतलब इसके बाद 2 आएगा, इससे पहले 2 आएगा, तभी तो मिला जुला के 5 होगा। तो जब d का गैप है तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसके बाद जो आएगा वो a प्लस डी आएगा, और इसके बाद a प्लस 2d आएगा, और इससे पहले जो होगा ऑब्वियसली d घट जाए, चूँकि रिवर्स एपी में आ रहे हैं तो अब d घटते जाएगा। तो इसका मतलब a माइनस डी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर a माइनस 2d हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या कि d वेरिएबल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर क्या वो एक दूसरे को खा रहा है, देखते हैं। माइनस 2d विल कैंसिल्स आउट, प्लस d माइनस डी कैंसिल्स आउट, और a तो ये छोड़ दो, ये तो कहते a है ही नहीं तो क्या करना उसको। आते हैं जब अगर आपको 6 नंबर ऑफ टर्म्स चूज़ करना हो तो देखिए 6 जो है अपने आप में ये इवन है। तो आप इस लॉजिक से समझ सकते हैं कि जैसे ही इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो उस समय चूज़ करनी पड़ती है हमको कॉमन डिफरेंस 2d का, और मिडिल टर्म्स 2 होती है।
मिडिल टर्म्स में क्या क्या हो जाएगा, a माइनस डी एंड a प्लस डी। सबसे पहले a माइनस डी और a प्लस डी चूज़ कर लीजिए आप। तो a माइनस डी हो जाएगा यहाँ पर और a प्लस डी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, जब यहाँ से यहाँ गए हैं आप तो प्लस 2d का गैप हो रहा है, ऑब्वियसली प्लस 2d का गैप हो रहा है। अब मकसद है हमारा कि कॉमन डिफरेंसेस जो d वेरिएबल है वो एक दूसरे को नलीफाई कर जाए और सारा वेरिएबल मिलकर सारा जो टर्म्स है वो एड्स अप टू 0 भी हो जाए और हम 6 टर्म भी लिख लें। 2 टर्म तो हम लिख ही चुके हैं। अब 6 टर्म बनाने के लिए इसके बाद 2 टर्म करेंगे हम लोग और इससे पहले 2 टर्म करेंगे। अब 2d का गैप हो रहा है तो इसके बाद कौन सा होगा, a प्लस 3d और a प्लस 5d। कितना हो गया इधर, 4। इससे पहले क्या होगा, 2 घटेगा इधर पहले, तो 2 घटेंगे तो इसमें जब 2 घटाएंगे हम तो ये 2 रिवर्स आ जाएगा, तो इसका मतलब a माइनस 3d होगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, a माइनस 3d हो जाएगा और 2 पहले आएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5d हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगर बोला जाए कि a का 7 टर्म चूज़ कीजिए तो 7 टर्म कैसे चूज़ कर सकते हैं आप। सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस फिक्स कर दीजिए, चूँकि 7 है तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मिडिल टर्म हो जाएगा a, राइट। मिडिल टर्म a हो जाएगा तो उसके बाद आप d के गैप पर 7 के बाद 3 टर्म दे दीजिए और 7 से पहले 3 टर्म दे दीजिए और बीच में रह जाएगा a, सब टर्म मिलकर के हो जाएगा 0। उसी प्रकार आप 7, 8, 9 जितना भी रिक्वायरमेंट होगा उसके आधार पर आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो प्रॉब्लम सामान्यतः आता है CBSE बोर्ड में वो 3, 4, 5 को लेकर के आता है, उससे आगे होता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें अगर नहीं रटनी है, अगर आपको, अब हालांकि आप इसको 3, 4 बार देखेंगे तो याद तो हो ही जाएगा आपको, लेकिन अगर आपको मतलब नहीं है कि कंसेप्चुअली समझना है कि हम खुद से टर्म्स कैसे बनाएं, तो ये हम प्रॉपर मेथड बना के, हालांकि हम ऐसे भी इसको कर सकते थे कि चलो भाई रट लो, 3, 4, 5 हम बोल रहे हैं ऐसे लिख लो, हालांकि हम प्रॉपर मेथड आपको एक्सप्लेन किए कि कैसे नंबर ऑफ टर्म्स आप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, पॉज करो, अब प्रॉब्लम देखेंगे। So coming to the first problem based on the previous theory, the question is divide 56 into 4 parts such that the number of terms that you choose will be in AP such that the ratio of the product of extremes यानी कि जो साइड में हो और जो बीच में हो उनका जो प्रोडक्ट रेशियो है वो 5:6 है। क्वेश्चन के आधार पर देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 टर्म्स चूज़ करने के लिए बोला गया है, तो 4 टर्म्स इस तरह से कि AP में भी होनी चाहिए, मामला यही है। तो AP में जो नंबर ऑफ टर्म्स हम चूज़ करेंगे तो AP में होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम 4 टर्म इस तरह से चूज़ करेंगे वो AP में हो। अगर हम a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये 4 टर्म्स लें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वैल्यूज़ इधर से उधर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो उस तरह से नहीं करना, हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से हम पहले थ्योरी बताए 4 टर्म्स को चूज़ करना, उसी आधार पर कीजिए, आसानी रहेगा। जैसे 4 टर्म्स चूज़ करने के लिए बोला जाए तो ये वाला सफिशिएंट है। 4 टर्म जैसे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, 4 टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो यानी कि चारों पार्ट AP में भी है। और कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है 2d का है इस केस में। अब ध्यान दीजिए, अगर हम 4 टर्म्स सिलेक्ट तो इसका मतलब 4 टर्म्स क्या होगा, चारों पार्ट्स क्या होगा, फर्स्ट पार्ट a माइनस 3d, सेकेंड पार्ट a माइनस डी, थर्ड पार्ट a प्लस डी और फोर्थ पार्ट जो है a प्लस 3d। तो इसका मतलब जो यहाँ पर 4 पार्ट्स है उन 4 पार्ट्स में से पहला पार्ट जो होगा वो a माइनस 3d होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो a माइनस डी होगा और थर्ड पार्ट जो है वो a प्लस डी होगा और फोर्थ पार्ट जो होगा वो a प्लस 3d होगा, राइट। उसके आधार पर अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 4 पार्ट को बांटा गया है 56 को, यानी 56 को ही हम बांट रहे हैं 4 हिस्से में, पहला हिस्सा दिया हुआ है। अब ध्यान दें 4 हिस्सा, तो यानी सारे हिस्से मिलकर कितनी होनी चाहिए, सारे हिस्से मिलकर के होनी चाहिए 56। तो हम सबको जोड़ेंगे तो पहले से आपको बताएंगे सबको जोड़ेंगे dd खा जाएगा दूसरे को, सिर्फ बचेगा क्या a प्लस a प्लस a प्लस a, तो यानी कि सबको जोड़ देंगे तो इसका मतलब 56 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से 4a इक्वल टू 56 होना चाहिए, जबकि यहाँ से a का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया है बहुत ही आसानी से 14। ओके, अब दूसरी जो कंडीशन दी हुई उसके आधार पर हम d निकाल लेंगे और AP बना और जो पार्ट्स वो निकाल लेंगे। दूसरी कंडीशन जो दी हुई है कि जो एक्सट्रीम्स है, ये वाले एक्सट्रीम और ये वाली एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में यही है और मिडिल टर्म में ये दोनों हैं। बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी कि एक्सट्रीम्स में क्या क्या बैठा है, a माइनस 3d, a प्लस 3d, किससे रेशियो, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स में 2 गो मिडिल टर्म है, 2 मिडिल टर्म है, दोनों मिडिल टर्म्स होगा a माइनस डी, a प्लस डी।
इनका जो रेशियो दिया हुआ है प्यारे भाई, रेशियो दिया हुआ है 5:6। आपको नहीं लग रहा कि एक अलजेब्रा का फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है a + b × a - b टाइप का? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a² - 3d का होल स्क्वायर। a² - 3d का होल स्क्वायर करेंगे तो a² - 9d² हो, यानी कि डायरेक्ट आप प्रोडक्ट के चक्कर में मत पड़िए, आप इसमें आ जाइए a - 9d का स्क्वायर, और नीचे में तो बड़ा आसान है, a² - d² बराबर 5:6 आ जाएगा। क्रॉसिंग कर लेते हैं, क्रॉसिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6a - 54 d² 5a² सॉरी a² 5a² - 5d²। वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, 6a² सॉरी 5a² 6a², ये तो बन गया a² अपना। जब d² को उधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 49d², 49d² हो जाएगा। अब a का वैल्यू 14 दिया हुआ है, 14 का यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 14 × 14 = ये हो जाएगा 49d²। तो इसका मतलब d² का जो वैल्यू आ जाएगा वो 14 × 14/49। काट लेते हैं भाई। इसका मतलब d² का जो वैल्यू आया है वो आ गया है 4। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप जानते होंगे कि यहाँ d का 2 वैल्यू होगा, चूँकि क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब d का 2 वैल्यू होगा, वो होगा, एक होगा +2 और एक हो जाएगी -2, यानी कि दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ओके, तो लेकिन फर्स्ट टर्म सॉरी जो वेरिएबल a है वो तो एक ही है, तो इसका मतलब यहाँ 2 हिस्से बन जाएंगे, यानी 2 तरीक़ा से यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप a का वैल्यू हो गया 14 और b का वैल्यू हो गया ±2। ओके, तो जब हम a का वैल्यू 14 एंड d का वैल्यू +2 लेकर के सॉल्व करें तो देखिए टर्म्स क्या बन रही है। देखिए 14, जैसे फर्स्ट टर्म क्या a - 3d, तो इसका मतलब पहला टर्म क्या बनेगा, पहला टर्म क्या बनेगा, पहला टर्म बन जाएगा 14 - 2 × 3, ओबियसली, यानी कि पहला टर्म जो बन जाएगा वो बन जाएगा 8। ओके, 8 बन जाएगा। आप ये जानते हैं कि इस केस में जो d होता है वो d 2d होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है वो 2d का होता है। तो आपको अब वैल्यू पुट नहीं करना, अब a - d, यहाँ जो a और d का वैल्यू निकाल लिया तो आप फिर a - d वहाँ पुट मत कीजिए, d निकालिए, इसका मतलब d का वैल्यू आप 2 ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस +4 का होने वाला है। तो भैया +4, चलो 8, 12, 16 एंड 20, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो ये तो हो गया भैया a बराबर 14 और d बराबर +2 लेकर के, लेकिन e कौन सा गलती किया है, इसको भी तो लेकर सॉल्व कर सकते हैं हम, तो उसको लेकर के देखते हैं क्या आंसर हो रहा है। तो यानी कि टेकिंग a = 14 एंड d = -2। तो बताइए इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का है, राइट। जब कॉमन डिफरेंस 2d का है तो इसका मतलब इस बार जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 × d का वैल्यू -2, तो इसका मतलब वहाँ पुट करेंगे जो -4 आ जाएगा, वहाँ दिख रहा है क्या वो वाला पार्ट, -4 का आ जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म पहले निकाल लेते हैं हम, उसके बाद देख लेंगे। फर्स्ट टर्म जो आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है अपना, जब फर्स्ट टर्म निकालेंगे वो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 14 - 3 × -2, ऑब्वियसली देखिए ये आ जाएगा 20। अब 20 आ गया इसका फर्स्ट टर्म, हम जब a बराबर 14 और d बराबर -2 लेके सॉल्व कर रहे हैं तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली -4 कम होगा, क्योंकि d का वैल्यू 2 है तो कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगा, तो -4 होते जाएगा, तो -4, इसका मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 20, उसके बाद हो जाएगा 16, उसके बाद हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 8। देखिए 4 करके, क्या दोनों आंसर सेम नहीं है, बस ऑर्डर अलग अलग है। तो हमको पार्ट ही ना चाहिए, हमको ऑर्डर से क्या मतलब है, हमको तो भैया हिस्सा चाहिए कि भैया 56 को 2 भाग में बांटो, तो हिस्सा तो बन है कि भैया 8 है, एक 12 है, एक 16 है और एक 20 है, बस। Okay, coming to the next problem, which is based on the previous theory. So the question is, find 4 numbers that should be in AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120. Again वही 4 टर्म्स चूज करना है, a - 3d, a - d, a + d
ए प्लस 3d। इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का आपको लेना पड़ेगा, 2d का गैप। यहाँ पर बोला जाए फाइंड 4 नंबर हुज सम इज 20, बड़ा ही लॉलीपॉप टाइप का है। देखिए ध्यान से, यहाँ बोला जा रहा है कि जोड़ 20 है, तो इसका मतलब सबको जोड़ करके तो 2d के बराबर ही ना होगा, सॉरी सबको जोड़ करके 0, सब जो dd मिल करके जो है 0 है, तो इसका मतलब सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस dd तो खा जाएगा दूसरे को, तो इसका मतलब 4 है। इसका मतलब सीधा सीधा हम यहाँ कह सकते हैं कि 4a इक्वल टू जो है वो 20 होने वाला है। डायरेक्टली हम कह सकते हैं a इक्वल टू 5, डायरेक्ट सिंगल वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल तो निकल चुका, अब दूसरा वेरिएबल दूसरी कंडीशन से निकलेगी। ये थोड़ा सा जहरीला टाइप का हो सकता है दूसरा कंडीशन। सम हुज स्क्वायर इज 120, तो पहला जो टर्म्स है वो क्या है, a माइनस 3d। सम हुज स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म है वो a माइनस 3d का होल स्क्वायर, दूसरा जो है वो a माइनस d का होल स्क्वायर, जो कि सम बोला जा रहा है, सारे टर्म्स का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, a प्लस डी स्क्वायर a प्लस 3d का होल स्क्वायर, ये जो होगा 120 हो जाएगा आपका। अब जोड़ना भी तो बड़ा मुश्किल है, a माइनस 3d का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगाइएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ऐसे दिक्कत हो जाएगा। हम आपको एक अलजेब्रा का एक कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कि अगर आपको ये बोला जाए कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2ab यहाँ का प्लस 2ab यहाँ का नलीफाई कर जाएगा, और यहाँ a स्क्वायर प्लस यहाँ a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिएगा, डायरेक्टली आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ज़रूरत इसी का है, लेकिन अगर हम यहाँ माइनस साइन चेंज कर दें, हालांकि ये इसको आप ट्राई भी कर सकते हैं खुद से, इसको ब्रेक करके आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ अगर माइनस आ जाए, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, इमेजिनेशन कीजिए जरा। यहाँ से क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से जो निकलेगा ये निकलेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकलेगा। लेकिन यहाँ बाहर रहने की वजह से ये तो माइनस हो जाएगा, ये वाली भी माइनस हो जाएगी, और ये वाली प्लस हो जाएगी। यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नलीफाई कर देगा, 2ab और 2ab मिलकर के फाइनली आंसर आ जाएगा इसका 4ab। यानी कि फॉर्मूला हमारा तैयार है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो आपको क्या ये नहीं दिख रहा है क्या, a माइनस डी का होल स्क्वायर, या ये चीज़ सेम नहीं दिख रहा क्या? देखिए a माइनस डी, कैपिटल ए हम बोल रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसका मतलब अगर हम ये कर दें, जैसे पहले वाला फॉर्मूला था वो 2 इंटू पहला जो टर्म था उसका स्क्वायर और दूसरा टर्म था उसका स्क्वायर को जोड़ दें और 2 से मल्टीप्लाई कर, काम हो जाएगा अपना। यानी इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ये वाला दूसरा टर्म क्या अपना 3d है, तो इसका मतलब 9d का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़िए, क्या ये दोनों भी सेम नहीं है? थोड़ा देखिए, फॉर्मूला सेटिस्फाइड कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस हिसाब से देखिए जरा, क्या ये पैटर्न यहाँ पर बैठ रहा है? ऑब्वियसली बैठ रहा है। तो यहाँ पर भी जोड़ क्या आने वाला है, वही आने वाला है 2 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर को जोड़ देंगे। पहला टर्म क्या है a स्क्वायर और दूसरा टर्म क्या है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर आ जाएगा। अब RHS में तो 120 बैठा हुआ है, इसको ब्रेक करेंगे, 2a स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर 18a स्क्वायर 20d, तो हो जाएगा ये 20d स्क्वायर बराबर 120। 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस 5d और 4 कैंसिल्स आउट हो जाएगा, उधर हो जाएगा ये 30। अब a का वैल्यू तो आप 5 निकाले हुए हैं, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ d बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, अगर a का वैल्यू 5 पुट कर दें, 5 5 25, 30 माइनस 25 प्लस 5 कैंसिल्स आउट, d स्क्वायर बराबर 1, d बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1। फिर वही आ रहा है, d का 2 वैल्यू आ रहा है प्लस 1, पहले प्रॉब्लम की तरह प्लस 1 एंड माइनस 1। तो अब a बराबर 5 और d बराबर 1 लेके आंसर निकालते हैं, यानी कि टेकिंग a बराबर d, सॉरी a बराबर d नहीं, a बराबर 5 यार कुछ भी बोल देते हैं, एंड d बराबर प्लस 1। देखिए आंसर क्या आ रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा वही कि d जो है कॉमन डिफरेंस जो वो 2 का है, तो यानी कि हम d बराबर अगर 1 लें तो कॉमन डिफरेंस जो बनेगी वो 2 का बनेगा, प्लस d का वैल्यू आप वहाँ पुट करेंगे अगर, तो d का वैल्यू 2 बनेगा। फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा भैया, फर्स्ट टर्म बन जाएगा आपका a माइनस 3d, यानी 5 माइनस 3 इंटू 1, तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा आपका 2। तो अब सेकेंड टर्म बनेगी वो 2 के गैप बनेगी, वो तो 2 के गैप बनेगी, क्योंकि ये 2 दूनी 2 है, तो इसका मतलब अब बाकी सब ये तो फर्स्ट टर्म आ गए, तो इसका मतलब पूरा जो टर्म्स आएगा वो 2 4 6 8। ओके,
इस तरीक़े से ये वाला आंसर आ चुका है आपका। लेकिन क्या हो अगर हम a बराबर 5 और d बराबर -1 लेकर आंसर निकालें, यानी कि टेकिंग a बराबर 5 एंड d बराबर -1। तो फर्स्ट टर्म निकालिए पहले। फर्स्ट टर्म निकालेंगे अगर पहले तो ये आ जाएगा 5 -3 इंटू -1, ये आ जाएगा 8। आप समझ रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ये 8 हो गया फर्स्ट टर्म, अगर हम इस सिचुएशन को लेकर चलें यानी कि a बराबर 5 और d बराबर -1 को लेकर चलें, तो d बराबर -1 लिए तो कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, 2d का होने वाला है। 2 इंटू -1 मतलब -2, तो इसका मतलब 2 घटते जाएगा इस बार। तो क्या बन जाएगा भाई, पूरा टर्म्स पूरे जैसे यहाँ बना तो यहाँ क्या बन जाएगा, वो 8 6 4 2। देखिए फिर वही वाला आंसर आ गया पहले की तरह। ऑर्डर अलग हो गया लेकिन टर्म्स तो सेम ही है ना। देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 8 4 6 2 8 4 6 2 8 6 4 2। Okay. Coming to the third problem, the sum of 3 numbers in AP which is 12 and the sum of their cubes is 288. Find the numbers. तो यहाँ जो लिखा गया है कि 3 टर्म्स चूज़ करने के लिए बोला गया है। जो पहले जो 2 प्रॉब्लम था वो 4 टर्म्स पर बेस्ड था, हालांकि जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं दोनों पर बेस्ड आता है। 3 टर्म चूज़ करने के लिए बोला गया तो ऑब्वियसली 3 टर्म्स में पहला टर्म हो जाएगा a माइनस डी और दूसरा टर्म हो जाएगा a और थर्ड टर्म जो होगा वो a प्लस डी हो जाएगा। अब इसमें कॉमन डिफरेंस होता है d जो कि ऑड है, पहले बताया आपको। अब सम जो है वो 12 है, तो आप जानते हैं कि जब इन तीनों टर्म्स को जोड़ेंगे d कैंसिल आउट हो जाएगा दूसरे को और इस d कैंसिल हो जाएगा। इसी जुगाड़ पे तो पहले ही नंबर ऑफ टर्म्स हम सेट किए थे, तो ऑब्वियसली तीनों को जोड़ करके 3a हो जाएगा। तो इसका मतलब इनका जोड़ 3a होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम उसको टर्म्स माने तो इसका 3a इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो a इक्वल टू जो है यहाँ पर 4 निकल करके आएगा। और दूसरी कंडीशन जो दी गई है कि उनके टर्म्स का क्यूब, तो इसका मतलब पहला टर्म्स क्या है, a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब बराबर दिया हुआ है 288। अब ध्यान दीजिए ज़रा, ये वाला जो a माइनस बी का होल क्यूब और ये a प्लस बी का होल क्यूब है, जब इनको जब सॉल्व करेंगे आप तो ऐसा कुछ यहाँ बनने वाला है। और लास्ट में जो है मतलब कुछ टर्म्स जैसे बी क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर भी, जब इनको ब्रेक करेंगे प्लस 3a स्क्वायर भी और प्लस माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3a स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड अप टू 6 और a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूला का 2a क्यूब, यानी इन दोनों को ऐड करके जो हो जाएगा वो 2a क्यूब मतलब 2a का क्यूब, दूसरा है प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6a का वैल्यू क्या है भैया d है और b के जगह पे कौन है, b के जगह पे d है। तो इसका मतलब 6a d का स्क्वायर और इन दोनों का काम ये तो बचा हुआ है अपना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 288। अब 2a क्यूब प्लस a क्यूब कितना हो जाएगा, 3a क्यूब प्लस 6ad स्क्वायर बराबर 288। देख लेते हैं यहाँ पर a क्यूब है, a का वैल्यू 4 है तो 464 और ये हो जाएगा 192 ही होगा। 64 7 180 4 12, ठीक ओके 192 आ जाएगा। 6 इंटू ए का वैल्यू कितना है अपना, ए का वैल्यू जो है 4 है इंटू डी का स्क्वायर बराबर 288। यहाँ से 24 आ जाएगा, 192 इंटू 24 डी का स्क्वायर बराबर 288। माइनस कर देते हैं, जब 288 हो जाएगा तो यहाँ पर 96 हो जाएगा। जब हम इसको पार लेके जाएंगे 288 माइनस 192 करेंगे तो ये हो जाएगा 92 प्लस 96 हो जाएगा। तो इसका मतलब 24 डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 96। काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसका मतलब डी का वैल्यू इसके से भी 2 मिल रहा है, एक बार +2 मिल रहा है, एक बार -2 मिल रहा है। फिर वही मामला है कि एक a बराबर 4 और d बराबर 2 लेकर सॉल्व कीजिए, यानी कि a बराबर 4 एंड d बराबर जब हम 2 लेकर के सॉल्व करें तो क्या टर्म्स क्या क्या बन रही है, यानी कि नंबर्स 3 नंबर्स क्या क्या बन रही है। तो d का गैप है यानी कि 2 बढ़ते जाएगी। पहला टर्म निकाल लीजिए, पहला टर्म है a माइनस डी, तो 4 माइनस 2 क्या बनेगा 2, और दूसरा गैप दूसरा जो टर्म्स बनेगा वो d में बढ़ोतरी होगा, तो इसका मतलब 4 6 ओके। अगर हम दूसरी कंडीशन को लेकर लें, जैसे a बराबर 4 एंड d बराबर -2 लेकर पुट करें अगर,
तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा यहाँ पर, फर्स्ट टर्म बनेगी a माइनस डी। a माइनस डी मतलब यहाँ d जो बनेगा वो -2 बनेगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्म्स जब 3 होता है तो d का वैल्यू -2 होता है। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6, चूँकि 4 माइनस माइनस 2 जो करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। और इसके बाद जो टर्म्स आएगा वो डिक्रीमेंट होगी, यानी कि 2 का गैप होगा, तो 4 और 2 आ जाएगा। देखिए सेम आंसर आ रहा है, 2 4 6, 2 4 6, बस ऑर्डर अलग अलग है, हालांकि नंबर सेम है। ओके भाई, तो कैसा लगा आपको वीडियो, बताइए हमें अपना रिस्पांस कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट इसी तरह का टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आएंगे, और आप हमें अपना अगर आपको कोई ख़ास टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।